हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैंने कल मेरे को कुछ काम था तो मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज मैं अभी परमुटेशन कराने जा रहा हूं जो सेमेस्टर 3 के जो विद्यार्थी हैं मारवाड़ी कॉलेज के, उनके लिए। तो मैं बॉयज सेक्शन में क्लास लेता हूं, लेकिन बहुत का रिक्वेस्ट है कि सर मैं दोबारा से पढ़ लूंगा तो गर्ल्स सेक्शन में भी आप ये वीडियो को रेफर कर देना। तो मैं गर्ल्स सेक्शन पे भी मैं सेंड कर दूंगा लिंक को। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई समस्या आता है, कोई परेशानी आता है, तो आप उस परेशानी को मेरे फोन नंबर पे, जो कि आप सभी के पास है, या तो फिर कमेंट सेक्शन पे जा करके, या तो जो आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप जो चलता है उस ग्रुप पे जा करके आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। साथ में जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नया वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम जो अपलोड करूंगा तो वो जो है आपको अपडेट मिलता रहेगा, तो आपको समस्याएं नहीं आएगी। मैंने आप लोग के सहूलियत के लिए अपने YouTube चैनल में प्लेलिस्ट भी बना रखा है। तो आप वीडियो को जाकर के जब चैनल में जाएंगे तो प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आएगा, तो वहां पे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सारे चैप्टर वाइज जो है वो आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो वहां से भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं अपने सिलेबस के कंफर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे तो मैं जो आपके सिलेबस में मैं वही चीज आपके ग्रुप में लिंक करता हूं। तो क्लास आज पूरा लास्ट तक देखेंगे। आज की क्लासेस थोड़ी लंबी होगी, क्लासेस लगभग 50 मिनट के आसपास की क्लासेस होगी आज की, क्योंकि कॉम्बिनेशन मैं चाह रहा हूं कि एक ही दिन में मैं सारा टॉपिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दूं। ठीक है, तो थोड़ी क्लासेस लंबी होगी। बार बार मैं आता हूं तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि और भी चैप्टर है बाकी अभी आपको पढ़ाने। तो कॉम्बिनेशन आज मैं पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। तो ऐसा है बच्चा लोग, समझेंगे आप लोग। कॉम्बिनेशन परमुटेशन मैंने आपको सभी को करा दिया था परमुटेशन में, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं आया। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं आगे चल करके कॉम्बिनेशन को लेकर के। परमुटेशन क्या था? अरेंजमेंट ऑफ गिवन थिंग्स था। जो आपके पास जैसे ABCD होते थे तो कैसे उसको अरेंज करते थे, वो आपको परमुटेशन सिखाता था। कॉम्बिनेशन सिखाता है कि सिलेक्शन कैसे किया जाता है या ग्रुप कैसे तैयार किया जाता है, ठीक ना, किया जाता है। ये चीज को कॉम्बिनेशन सिखाता है। लिखा है मैंने, ईच ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शन और ग्रुप दैट कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग इन सम और ऑल ऑफ देम एट टाइम इज कॉल्ड। एक निश्चित समय में अगर हमने जो गिवन नंबर्स दे रखे हैं उससे मैंने कुछ सिलेक्ट करा है, या तो सबको या तो कुछ को, और एक ग्रुप तैयार किया है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो हमने यहां पे देखा एक चीज, इन दिस केस वी आर ओनली कंसर्न, सिर्फ हम लोग क्या चीज के लिए कंसर्न रहेंगे? तो सिलेक्शन ऑफ ईच थिंग, मतलब उस नंबर जो दिए रहेंगे उसका जो सिलेक्शन होगा बस उसके बारे में ध्यान रखेंगे आप, ठीक ना। ऑर्डर ऑफ थिंग के बारे में ध्यान नहीं रखेंगे। जैसे परमुटेशन में क्या होता था हमारा, याद करो, परमुटेशन में 3 अलग अलग एलिमेंट्स दिए रहते थे ABC। तो हम यहां पे पहले AB भी लिखते थे तो BA भी लिखते थे, मतलब हमने अरेंज किया। एक अगर मैं सपोज 2 आदमी है, एक मैं पहले एक बार आगे रहा खड़ा और मैं एक मेरे पीछे खड़ा रहा। अब क्या हुआ कि मेरे आगे कोई खड़ा है, मैं उसके पीछे खड़ा हूं, तो वो 2 काउंट होता था। लेकिन यहां पे ऑर्डर ऑफ थिंग को कंसीडर नहीं किया जाएगा, नॉट विथ द ऑर्डर ऑफ कंसीडरेशन। इज इट ऑर्डर ऑफ थिंग्स? तो ऑर्डर ऑफ थिंग को कंसीडर नहीं किया जाएगा, मतलब ये ऐसा कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन में नहीं होते हैं। याद आया? बात समझ में आया? यहां तक कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, कौन कौन से? A है, B है, C है। चलिए देखेंगे, आप इसको नोट डाउन करेंगे। मैं अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। और अगर कोई समस्या हो तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, आपका हर समस्या का समाधान होगा। चलिए
तो मैं क्या बता रहा था, आपके पास जो देयर आर डिफरेंट, देयर आर 3 डिफरेंट थिंग्स, 3 अलग अलग थिंग्स है, दैट इज ए है, बी है, सी है, 3 अलग अलग थिंग्स है। इसको हम कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं? अगर पहला केस अगर हमने टेकन किया 2, यहां पे मैंने पहला केस है टेकन 2 और दूसरा है टेकन 3, जैसे वहां पे भी मैंने टेकन 2 करा था, टेकन और 3 भी किया था 3। तो अगर 2 डेटा मैं लूंगा, यहां से 2 आइटम्स को कंसीडर करूंगा, तो पहला केस ए बी होगा, दूसरा केस ए सी होगा और तीसरा केस बी सी होगा। बस यही 3 केस होंगे। अच्छा सर, क्या हम ए बी या बी सी ऐसे लिखेंगे? नहीं बेटा, ऐसे हम नहीं लिखेंगे। बताना यहां पे नंबर कितने हैं? 3 है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 3C। कितने एलिमेंट्स अंदर के? 2, तो नीचे 2 लिखा जाता है। मतलब R कितने हो गए आपके? 2, ऊपर क्या हो गया? 3। अच्छा, यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो यहां पे तो सर सीधा सा बात है, A B C और C ही लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3C3। ये क्या हो जाएगा बताना? 3C3। 3C3। तो एक बात बता दूं, इसका मतलब 3 का जो आपका कॉन्सेप्ट है, अगर हम 3C2 करें तो इसका वैल्यू 3 आएगा, क्योंकि 1 2 3 है और इसका 1 ही है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आपके ध्यान में चल रहा होगा सर, आप इसको थोड़ा सा फॉर्मूला टाइप से समझाइए ताकि आपको समझ में आ जाए इजी वे में। तो मैं ऐसा करता हूं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ही लिख देता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे ताकि मैं कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला मेंशन कर सकूं, है ना। चलिए, तो ऐसा है, मैं इसको मिटा रहा हूं आप, और साथ में कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला भी बता देता हूं, और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको सारा चीज क्लियर होते जाए। तो सबसे पहली बात यह है NCR इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r का फैक्टोरियल मल्टीपल n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता है। अच्छा, एक बात बता दूं, यहां पे भी याद रखना, r जो है, n जो है, वो या तो r से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। मतलब r जो है वो हमेशा क्या होगा? n से छोटा होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि n अगर यहां पे 5 है तो r जो है वो या तो आपके इक्वल टू होगा या तो छोटा होगा। किससे? 5 से। आ गई बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका एप्लीकेबल होता है कॉम्बिनेशन में। ये कॉन्सेप्ट किस में एप्लीकेबल होता है? कॉम्बिनेशन में। तो ऐसा है ना बच्चा, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख लो, ध्यान से समझोगे। मैंने 2 क्वेश्चन लिया था। पहला क्वेश्चन लिया था, याद करेंगे आप, पहला क्वेश्चन लिया था 3C2 लिया था। इज इट क्लियर? तो r इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। तो यहां पे 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल मल्टीपल बाई 1 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये हुआ था। तो मेरे को एक बात बताना, क्या इसी को हम 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 ले लें? और नीचे क्योंकि 2 मल्टीपल 1 है, मल्टीपल इसका 1 का वैल्यू 1 ही आएगा, तो क्या ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया? तो आ गया कितना हमारा? वैल्यू 3 आ गया। क्या हमने ये चीज लिख रखा था ऑलरेडी? तो सर लिख रखा था। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला था 3 फैक्टोरियल 3 कॉम्बिनेशन 3। तो यहां पे 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल मल्टीपल 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो मेरे को एक बात बताना, ये 0 कैंसिल, तो ये आपका 1 बाई 0 का फैक्टोरियल।
और ये 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो इसलिए आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो मैंने बहुत पहले ही बता रखा है ना यहां पे कि देयरफॉर ऐसे करके लिख सकते हो ब्रैकेट में, फैक्टोरियल ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या, 1। तो यही होगा, 1 होगा। तो हेंस आपका 1 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बात समझ में, यहां तक किसी को कोई परेशानी है तो हमें नहीं लगता है कि आप सबों में से किसी को भी कोई परेशानी होगा यहां तक। तो ऐसा है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। मैं इसमें कुछ जो है बातें आपके साथ, कुछ कंडीशंस की बातें करूंगा, कुछ सिचुएशन की बातें करूंगा। तो बेटा ऐसा है, ध्यान से सुन लो, कॉम्बिनेशंस का। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी में बहुत हेल्प करता है ये चैप्टर, प्रोबेबिलिटी में ये चैप्टर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ऐसा है, अगर इफ पहला केस n इज इक्वल टू आर हो, अगर पहला केस जो है आपका क्या है, तो n इज इक्वल टू आर है, ठीक है, n इज इक्वल टू आर है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, NCR इज इक्वल टू NCN नहीं लिख सकते, बताओ, NCR इज इक्वल टू N इज टू N नहीं लिख सकते हैं? तो सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको आगे चल करके हम अगर ये बात करें तो n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल मल्टीपल n माइनस n का फैक्टोरियल, यही हो जाएगा। क्योंकि अगर n इक्वल टू r है तो NCR का वैल्यू जो है ये लिखा जा सकता है, क्योंकि यहां पे हमने r के जगह n लिखा है तो n लिखा, और यहां पे ये लिखा। तो क्या ये बताना, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल मल्टीपल 0 का फैक्टोरियल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सर बिल्कुल हो जाएगा। तो क्योंकि ये n और n कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आपका 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हेंस जहां पे आपका, इसका कहने का मतलब ये हो गया, n इज इक्वल टू r हो तो देन NCR का वैल्यू जो है वो 1 होगा। समझ में आ गई बात? ये 1 होगा, ठीक है। जहां पे n और r बराबर है तो NCR का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, क्योंकि इसका आपको मतलब मैंने अभी कुछ देर पहले समझा रखा है कि फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये मेरा पहला केसेस था, ये मेरा क्या था, पहला केस था। अच्छा सर, इसके बाद बता दो दूसरा केस, मैं मिटा रहा हूं इसको, ध्यान से सुनो। ये पहला समराइजेशन था, दूसरा समराइजेशन कॉम्बिनेशन का, इफ r इज इक्वल टू 1, r हमारा कितना बेटा, 1 है, r हमारा कितना है, 1 है। तो r 1 है तो बताना NCR इज इक्वल टू NC1 हो जाएगा, NCR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सर बिल्कुल होगा, आप सही बता रहे हैं। अच्छा एक बात बताना, जब N1 हो जाएगा, NC1 हो जाएगा, तो क्या ये n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल मल्टीपल n माइनस 1 का फैक्टोरियल होएगा कि नहीं होएगा, बताओ? तो सर होगा। अच्छा जब ये होगा तो क्या हम इसको आगे ऐसे नहीं तोड़ सकते, n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, मल्टीपल n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो क्या ये और ये कैंसिल हो गया? तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि NC1 का जो वैल्यू आएगा वो n आएगा। इज इट क्लियर? तो हेंस ये हमारा प्रूफ हो गया, कि हेंस इफ r इज इक्वल टू 1 है तो देन NCR का वैल्यू n होगा। ये हमारा प्रूफ हो गया, एक समराइजेशन। ये मतलब आपको मैं बहुत इजी तरीके से बहुत अच्छा बातें बता रहा हूं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, इज इट क्लियर? इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। लास्ट ऑप्शन है जहां पे r आपका 0 हो जाए, ये आप नोट डाउन करेंगे, मैं इसके आगे बता रहा हूं। जहां पे r जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। थर्ड केस, इफ r इज इक्वल टू 0, r क्या बच्चा, 0 है, तो देन
बताना मेरे को NCR इज इक्वल टू, क्या हम यहां पे NC0 लिख सकते हैं? तो NC0 इज इक्वल टू, मेरे को एक बात बताना, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r हमारा 0 का फैक्टोरियल है मल्टीपल n माइनस 0 का फैक्टोरियल, यही होगा। इज इट क्लियर? तो ध्यान से समझने वाली बात यह है कि n से माइनस 0 करोगे तो n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 का फैक्टोरियल मल्टीपल n का फैक्टोरियल ही आएगा, क्योंकि 0 से माइनस करोगे कोई भी वैल्यू को तो फैक्टोरियल कैंसिल। तो क्या 1 डिवाइडेड बाई 0 का फैक्टोरियल, तो क्या ये वैल्यू 1 बाई 1 होगा? तो क्या हम इसका मतलब ये नहीं लिख सकते हैं देयरफॉर NCR इज इक्वल टू 1 हो गया इफ R इज इक्वल टू 0। तो अगर R हमारा कहीं पे भी 0 रहे तो हमको कैलकुलेशन करने की समस्या ही नहीं रहेगी, हमारा 1 जो है, ये जो है NCR जो है वो हमेशा क्या होगा बेटा? हमेशा 0 होगा। समझ में आ गई बात? सॉरी, हमेशा 1 होगा। वैल्यू क्या होगा? हमेशा 1 होगा। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताएंगे, अनलेस अदरवाइज मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना? तो यहां तक आप इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको मिटा रहा हूं और कुछ कुछ बातें और भी मैं बता रहा हूं, ठीक है? ध्यान से सुनिए, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं और बहुत अच्छे से बता रहा हूं। प्रूफ क्या है? NCR इज इक्वल टू n माइनस R। अब बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल? हमने क्या बताया? NCR इज इक्वल टू n माइनस R। इसको आप प्रूफ करिए। तो देखो बेटा, ऐसा है, मैंने इसके बारे में तो पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, यही होता है। हाँ कि नहीं? आपका कॉन्सेप्ट तो यही बोलता है ना, NCR इज इक्वल टू क्या होता है? तो ये होता है। अच्छा, एक और बात बताइए, अगर हमारा r का वैल्यू ही ये दे रखा है, r का वैल्यू ही क्या दे रखा है? n माइनस r दे रखा है, तो मेरे को एक बात बता दो, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? n माइनस r का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब मेरे को एक बात बता दो, इसके अलावे क्या हम बड़ा ब्रैकेट में एक बात करें? n माइनस n ये वाला ले लिए माइनस ये n माइनस r का होल फैक्टोरियल, यही होगा कि नहीं होगा? बताओ। तो सर हाँ सर, आपने तो सही बनाया, बिल्कुल यही होगा। तो अब ऐसा है, अब अगर हम इसके आगे की बात करें, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? देखो तो, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल का होल डिवीजन, इसको मैंने माइनस को हटा दिया, तो n माइनस n प्लस r का होल फैक्टोरियल। क्योंकि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो भैया बचा क्या? n माइनस n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई r का फैक्टोरियल। बताओ, क्या हमने प्रूफ नहीं कर दिया? दोनों वैल्यू सेम आ गया कि नहीं आ गया? तो हेंस प्रूफ, मतलब आपका NCR का जो वैल्यू होगा इसके बराबर NC ब्रैकेट में n माइनस r का भी वैल्यू सेम होगा। मतलब ये दोनों में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो ये तो हो गया आपका कॉम्बिनेशंस का पहला प्रूफ, ठीक है ना? इसके आगे भी बता रहा हूं, इसको आप नोट डाउन करेंगे, है ना? चलिए, अगर इसको नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया होगा तो मैं ऐसा करता हूं, इस बोर्ड को साफ करके एक और क्वेश्चन लिख करके बताता हूं, ठीक है ना? प्रूफ करने का। ओके, चलिए, तो ऐसा है, हमने प्रूफ करने बोला NCR प्लस n
सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइडर एन प्लस वन सी आर, ये होता है। तो कैसे होता है चेक करके मैं बता दे रहा हूं। एनसीआर को क्या मैं एन का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बताओ। तो सर मैं बिल्कुल ये बात जो है मैं लिख सकता हूं। अच्छा एक और बात बताओ, एक और बात बताओ, क्या हम इसको एन का फैक्टोरियल आर माइनस वन का फैक्टोरियल लिख दिया मैंने, और क्योंकि ये एन माइनस आर है तो एन माइनस आर और माइनस माइनस प्लस तो प्लस वन का फैक्टोरियल, ये मैं लिख सकता हूं यहां पे। तो हाँ सर ये भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसा है बच्चा लोग, क्या इसके आगे हम n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r को r मल्टीप्लाइड बाय r माइनस वन का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। मैंने क्या लिखा, मैं एकदम साफ साफ शब्दों में मैं बता दे रहा हूं। मैंने ये लिखा n माइनस आर का फैक्टोरियल, देखो n माइनस आर का फैक्टोरियल, क्योंकि ये r है तो r के बाद माइनस वन हो जाएगा। जैसे अब 5 होता है फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 के बाद फैक्टोरियल 5 माइनस वन का फैक्टोरियल, तो आप क्या लिखेंगे 5 मल्टीपल 5 माइनस वन का फैक्टोरियल मतलब 4 लिखेंगे, ठीक ना। तो आप ये काम कर सकते हैं। उसी तरह से यहां पे हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, प्लस n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस आर प्लस वन का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस वन का फैक्टोरियल, ये लिखा जा सकता है। क्योंकि हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, हमने क्या किया बेटा, हमने यहां पे इसके आगे अगर माइनस करेंगे तो माइनस वन और प्लस वन तो हट जाएगा, तो इसके बाद जो है, इसके बाद सॉरी ये इसके बाद यहां फैक्टोरियल साइन हट जाएगा, इसके बाद जो है वैल्यू यही ना आएगा। बताओ अगर ये वैल्यू एज इट इज हमने रहने दिया, सॉरी एक मिनट, n माइनस वन नहीं r माइनस वन, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, मिटा रहा हूं ये n माइनस। देखो मैं ऐसा करता हूं, इसको अच्छे से समझा देता हूं, छोड़ दो आप लोग को नहीं समझ में आएगा। तो r माइनस वन तो एज इट इज रहा ना, r माइनस वन का जो फैक्टोरियल है बाबू ये तो सेम रहा, इसमें तो किसी भी तरह की कोई समस्या आई नहीं। अब बात कर लेता हूं मल्टीप्लाइड बाय ये था, तो ये तो एज इट इज n प्लस सॉरी n माइनस आर प्लस वन, ये आ जाएगा। क्योंकि इसके आगे एक माइनस वन लग जाता है तो क्या हम इसको n माइनस आर प्लस वन माइनस वन का फैक्टोरियल नहीं लिख सकते बताओ। तो क्योंकि अगर ये प्लस और माइनस है तो ये कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, मैं इसको शॉर्ट में इसीलिए लिखा था, बच क्या गया n माइनस वन का फैक्टोरियल। अब आप बोलोगे सर ऐसा आपने क्यों किया, देखो बेटा ऐसा इसलिए मैंने किया क्योंकि यहां पे n r माइनस वन का फैक्टोरियल है, देखो यहां पे भी r माइनस वन का फैक्टोरियल है, कॉमन, यहां पे भी आपका n माइनस आर का फैक्टोरियल है, यहां पे भी n माइनस आर का फैक्टोरियल है, ऊपर में भी आपका n है और यहां पे भी n का फैक्टोरियल है। तो क्या मेरे को एक बात बताना, हम कुछ बातें को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो बिल्कुल सर हम ले सकते हैं, आप तो बड़ा अच्छा से बता दे रहे हैं ये चीज को। तो n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r माइनस वन का फैक्टोरियल, अगर ये हमने ले लिया कॉमन तो क्या यहां पे पहला केस जो बचेगा 1 प्लस आर बचे 1 अपॉन आर बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। पहला जो केस बचेगा क्या ये 1 प्लस आर बचेगा, और जब बेटा 1 प्लस आर बचा तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे 1 अपॉन n माइनस आर प्लस वन होगा कि नहीं होगा बताओ। यही आएगा ना कि और कुछ आएगा। मैंने क्योंकि इसमें से दो पार्ट ऊपर का एक पार्ट कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, तो बच क्या गया 1 बाई आर 1 बाई। तो क्या ये 1 बाई आर जो है हमारा कॉमन आ गया कि नहीं आ गया, ये बता दो। तो हाँ सर ये आ गया। अब मेरे को एक बात बताना, क्या हम इसका एलसीएम नहीं ले सकते बताओ। तो
एलसीएम लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता? हाँ सर लिया जा सकता है। तो ऐसा करते हैं, हम एक नीचे एक लाइन लिखते हैं, फिर ऊपर का मिटा देते हैं। n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड r माइनस 1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल। हमने यहां पे इसको डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड अगर हम इसका ये ले तो n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा और ऊपर में आ जाएगा ये n माइनस r प्लस 1, हाँ कि नहीं, और ये आ जाएगा प्लस r। तो बताना ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो इसके आगे की घटना जो घटेगी वो क्या चीज की घटेगी? तो मैं मिटा दूं इसको ऊपर वाले को। अब आपको ये धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। मैं ऊपर वाले का 2 लाइन मिटा रहा हूं ताकि आपको ये नीचे वाला जो है दिखाई देते रहे, और प्रूफ करने वाला को हटाया नहीं हूं मैं अभी तक। मेरे को एक बात बताना, क्या ये n का फैक्टोरियल, ये डायरेक्ट ना क्वेश्चन में पूछा जाता है इसलिए मैं इतना लंबा बता रहा हूं। n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई r माइनस 1 का फैक्टोरियल का होल मल्टीप्लीकेशन। ये तो कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या? n प्लस 1, क्या बचा? n प्लस 1 बचा, और ये क्या हुआ? तो r बचा प्लस n माइनस r प्लस 1। यही आया कि नहीं आया बताओ? तो हाँ सर ये तो आ गया। यहां तक तो हमें नहीं लगता है कि किसी भी तरह का कोई समस्या जो है वो अभी तक आपको मिला होगा। इज इट क्लियर? यहां तक किसी भी तरह का किसी को भी कोई समस्या है तो बताएंगे। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसको आगे मिटा रहा हूं, ठीक है, नीचे वाले को मिटा रहा हूं मैं। चलिए तो लिख लिया होगा, क्योंकि अब मैं दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं बच्चा, मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो वैल्यू बाहर निकल के आएगा वो क्या आएगा वो समझ लो। क्या ये आपका n प्लस 1 n का फैक्टोरियल आएगा कि नहीं आएगा बता दो? तो हाँ सर आएगा। अच्छा एक बात और बताना, ये जब आया वैल्यू, तो आगे जो वैल्यू आएगा नीचे, तो मैं एज इट इज एकदम डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। n माइनस r का फैक्टोरियल r माइनस 1 का फैक्टोरियल मल्टीपल r मल्टीपल n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, यही लिखा जा सकता है, हाँ कि नहीं? क्योंकि एक बात बताना, ये r है और ये r माइनस 1 है, तो क्या हम इसको एक साथ नहीं लिख दे उधर? तो हाँ सर लिख सकते हो। मैंने इसको ऐसे लिखा, ध्यान से सुनना, अरेंज कर दिया इसको n प्लस 1 n का फैक्टोरियल, क्योंकि इसके बाद जो वैल्यू जाएगा वो n माइनस 1 का फैक्टोरियल जाएगा, ठीक है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। और यहां पे सबसे पहला जो वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा? n माइनस, ये वाला पहले आ जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई n माइनस r प्लस 1, ये आ जाएगा। इसके बाद ये वैल्यू आएगा, यहां पे n माइनस r का फैक्टोरियल, ये एक पार्ट में आ गया, ये एक पार्ट में आ गया, है ना बेटा, ये एक पार्ट में आ गया, क्योंकि इसके बाद जो वैल्यू आएगा वो अलग आएगा। और इसके बाद जो है फिर से r आएगा पहले, देन r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये एक पार्ट में आ गया। इज इट क्लियर? नहीं क्लियर हो रहा है? यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं? बातें नहीं समझ में आ रही, बताओ। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया, क्या हम इसको एक साथ लिख ले बच्चा? इसको एक साथ लिख ले, बताओ, और इसको भी एक साथ लिख ले। हम कॉमन सेंस यूज करो। क्या हम इसको n प्लस 1 का फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं? बताइए, क्योंकि n प्लस 1 का फैक्टोरियल तब ना n होगा, और इसके बाद n माइनस 1 का फैक्टोरियल जाएगा। और इसको क्या हम n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं? और क्या इसको हम r का फैक्टोरियल नहीं लिख सकते? बताओ, लिखा जा सकता है। और जब भैया ये आ ही गया, मेरा ये आ ही गया, तो NCR होता है। n का वैल्यू कितना आ गया बताना है?
n का वैल्यू क्या ये आया, तो n का वैल्यू जब n+1 है तो n+1, r हमारा इधर आ गया r का फैक्टोरियल माइनस n माइनस r होता है, तो n माइनस r मतलब क्या, देखो यहां पे क्या ये नहीं आ गया, बताओ तो आ गया कि नहीं आ गया, तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ, क्योंकि हमने तो चलो अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक लाइन और जोड़ करके समझा देता हूं, मैं इसको लिख लो, मैं मिटा रहा हूं इसको, ध्यान से सुनना। हमारा जो वैल्यू फाइंड आउट होकर के आया वो क्या आया, वो ये आया n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r+1 का फैक्टोरियल मल्टीपल r का फैक्टोरियल, ये आया बच्चा। सर ये कैसे आया, ये वैल्यू से आया, क्यों, क्योंकि ध्यान से सुनो, n+1 का फैक्टोरियल, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे, देखो तो n+1 देन n+1 -1 का फैक्टोरियल, इस टाइप से नहीं लिख सकते थे, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो n+1 और n का फैक्टोरियल आया कि नहीं आया, यही चीज था ना ऊपर में, तो इसी के लिए मैंने इसको ये वैल्यू लिख दिया, समझ में आया। अब आप लोग थोड़े तेज हो गए होंगे, हमें नहीं लगता है कि इतना डिटेल अब आपको समझाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब अगर बताओ ये जब वैल्यू आया तो हमारा NCR का कॉन्सेप्ट क्या होता है, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, यही होता है कि नहीं होता है, बताओ। हाँ सर होता है। तो n का वैल्यू हमारा ये है, तो n का वैल्यू अगर ये ले लेते हैं हम, यहां पे इसी को हम ले लेते हैं, आप नोट डाउन करते हैं, बताना मेरे को, n+1 का फैक्टोरियल आ जाएगा डिवाइडेड बाय r, तो r का ही फैक्टोरियल रहेगा मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r, तो n+1 माइनस r का फैक्टोरियल, यही होगा, बताना। तो इस वैल्यू को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, n+1 का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r+1 का फैक्टोरियल, क्या ये नहीं लिख सकते हैं? और जब यही लिख सकते हैं तो इसमें और इसमें क्या अंतर आ गया, तो जब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, तो इसका कहने का मतलब ये वैल्यू जो है हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, हेंस प्रूफ। आपका क्या हो गया बताना, प्रूफ हो गया। इज इट क्लियर, प्रूफ हो गया। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इसका कहने का मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन में बोलने बोला है NCR प्लस n-1 निकालने बोला है, तो डायरेक्टली आप ऐसे करके भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी झमेला वाली बात नहीं है। समझ में आया? सर ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे जानेंगे? देखो क्या होता क्या है ना बच्चा, समझ लो। मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको कुछ इस टाइप से निकालने बोला है क्वेश्चन, कैसे समझ लो। मान लेता हूं बोलता है ऐसे 10C8 प्लस 10C7 निकालने बोला है, ये निकालने बोला है। तो आप इतना झमेला मत लेना, झमेला नहीं लेना, ठीक है ना। आप यहां पे क्या कर लिया है आपने, तो आपने इसको कर लिया है कुछ इस टाइप से 10C8 प्लस 10C8 माइनस 1, यही ना हुआ, तब ना 7 आया यहां पे। तो जब 8 माइनस 1 7 आया, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 10 प्लस 1 C8, दोनों का वैल्यू जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। इज इट क्लियर? तो आप डायरेक्टली ये वैल्यू फाइंड आउट करो, दो बार कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि एक ही बार में कैलकुलेशन कर लीजिए। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? इज इट क्लियर? यहां तक कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना आप लोगों को समझने में? मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं। चलिए इसको नोट डाउन कर लेना, मैं मिटा रहा हूं। अब मैं थोड़ा सा बात आगे करता हूं आपका एक दो क्वेश्चंस को लेकर के, है ना। चलिए तो ऐसा है बालक, मैं एकदम कुछ इजी क्वेश्चन लेता हूं पहले फटाफट, फिर थोड़ा मैं टफ क्वेश्चन जाऊंगा। जैसे मान लेता हूं कंप्यूटर 8C3 ये निकालने बोला है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 8 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल, यही होगा। तो मेरे को एक बात बताना, 8 मल्टीपल 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 का फैक्टोरियल, 5 5 कैंसिल,
3 2 जा 6 कैंसिल, तो ये 8 7 कितना हो गया 56। दैट विल बी योर आंसर। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था सर, आपने बहुत ही इजी क्वेश्चन लिया। आप ऐसा करो, एक टफ क्वेश्चन ले लो। तो ऐसा है ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया 10c5 प्लस 10c4 लिया। इज इट क्लियर? आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करना। तो देखो मैं बहुत ज्यादा टिपिकल जाऊंगा तो ऐसे जाऊंगा। कैसे? देखो पहला केस मैं यहीं पे बना देता हूं। पहला केस 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल मल्टीपल 5 का फैक्टोरियल, ये ले लिया, प्लस 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल मल्टीपल 6 का फैक्टोरियल, कुछ इस टाइप से ले लिया। इसको आप सॉल्व आउट कर लेना, ठीक है? इसको आप सॉल्व आउट कर लेना, जो भी आंसर आएगा वही आपका। या तो फिर आप डायरेक्टली इसको ऐसे पुट डाउन कर लो, 10 का फैक्टोरियल 10c5 प्लस 10c5 प्लस 1, यही हो गया। तो क्या बेटा हम इसको, सॉरी 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, तो क्या हम इसको 10 प्लस 1 अपॉन c5 नहीं लिख सकते? मतलब हम इसको 11c5 नहीं लिख सकते? बताओ तो जब 11c5 ले लिया तो भैया हमको 11c5 एक वैल्यू ना कैलकुलेट करने में हमको आसानी हो जाएगा। 11c5 इज इक्वल टू 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड 6 का फैक्टोरियल। हम ये निकाल लेंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। हमको दो बार कैलकुलेशन करने से तो हम बच ना जाएंगे। आप घर पे जाके कैलकुलेट करना, दोनों का जो वैल्यू आएगा ना उस पे किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है? किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। चलिए एक हम क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसको हम सॉल्व आउट करेंगे। एक क्लास लग जाएगा, मेरे को लगा था कि एक क्लास में खत्म हो जाएगा, लेकिन एक क्लास लग जाएगा। इफ दे रखा है क्वेश्चन में 18CR इज इक्वल टू, इफ 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2 फाइंड R। आपको R का वैल्यू फाइंड करना है एंड RC3 फाइंड करना है, एंड RC3 फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड करना है। इज इट क्लियर? तो मेरे को एक बात बताना, पहले तो R हम निकाल लेंगे इस दोनों वैल्यू से। तो R निकालने के लिए आप सबसे पहला जो काम करेंगे वो क्या काम करेंगे? तो बताओ बन जाएगा आप लोगों से या मैं बना दूं? हमें नहीं लगता है कि बनाने की कोई आवश्यकता पड़ेगी, हमें नहीं लगता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैं R का वैल्यू जो है, शायद आप लोगों को डाउट हो, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम बना लेंगे। 18 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R का फैक्टोरियल मल्टीपल 18 माइनस R का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 18 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R प्लस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 18 माइनस R माइनस 2 का फैक्टोरियल, यही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा, अगर हम इसको ऐसे कैंसिल करें तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू जो आ जाएगा R का फैक्टोरियल 18 माइनस R का फैक्टोरियल इज इक्वल टू R प्लस 2 का फैक्टोरियल, यही हो जाएगा वैल्यू, यही वैल्यू हो जाएगा। देन यहाँ पे 16 माइनस R का फैक्टोरियल, कुछ इस टाइप से आएगा बच्चों। तो बताना हम इसको आगे अगर कैलकुलेट करें तो क्या हम इसको आगे नहीं ले जा सकते हैं? तो सर हाँ सर बिल्कुल ले जा सकते हैं। मेरे को एक बात बताना, R का फैक्टोरियल 18 माइनस R का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको हम R प्लस 2 R प्लस 1 और R का फैक्टोरियल ये नहीं लिख सकते? बताओ तो लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता है? तो लिखा जा सकता है। उसी तरह हम 16 को भी तो आगे बढ़ा सकते हैं ना। देन काट देना, R का वैल्यू निकल जाएगा, बन जाएगा ये। तो अगर ये बन जाता है तो मैं इसका आंसर बता देता हूं। R का जो वैल्यू है वो 8 आएगा।
यहाँ पे जो r का वैल्यू है वो 8 आएगा। इसको आप ट्राई कर लेना, ठीक है ना, इसको आप ट्राई कर लेना, क्योंकि इससे ज्यादा जो है, ठीक ना, r का वैल्यू जो है अगर 8 आ गया तो हमें लगता है कि आपने ये क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसी टाइप से क्वेश्चन और बना लेना बच्चा आप लोग। NC3 इज इक्वल टू NC2, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। फाइंड n का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड आउट कर लेना, ठीक है ना। NC2 इज इक्वल टू NC3, ठीक है। तो इसमें n का जो वैल्यू है वो क्या होगा, तो मैं यहां पे बता दूं, इस केस में n का जो वैल्यू होगा वो 5 होगा, ये आंसर है, ठीक है। और इसमें आंसर 8 है, इसमें आंसर 5 है। तो जिसका जिसका बन जाएगा कमेंट बॉक्स में आप यस सर, नो सर या आंसर बता देंगे, या तो आप ग्रुप में व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। आपको जैसे सहूलियत लगे वैसे आप मैसेज जरूर करेंगे, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास जो है मैं इसके आगे जो है परमुटेशंस को मैं और भी आगे कंटिन्यू कर सकूं। तो एक क्लास और लगेगा परमुटेशंस का, एंड देन इसके बाद जो है सॉरी कॉम्बिनेशंस का, एंड देन उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर जो मैं स्टार्ट करूंगा वो कुछ नया चैप्टर लेकर के स्टार्ट करूंगा, ठीक है। हो सकता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में स्टार्ट करूंगा या फिर देख लूंगा मैं, ओके। चलिए, ओके, थैंक यू एंड